जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन। इसमें हम मार्क्सवाद का आरंभ, मार्क्सवादी इतिहासकार और एनल स्कूल के इतिहासकारों के बारे में जानेंगे। इसी के साथ वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को भी देखेंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आरंभ कार्ल हेनरिच मार्क द्वारा किया गया था। इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को हुई थी। कार्ल मार्क्स आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा प्रभावशाली दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और इतिहासकार थे। इसी के साथ ये वैज्ञानिक भी थे जो कि एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते थे। इन्होंने काफी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु उसका कोई फल न मिलने के कारण ये पत्रकार बन जाते हैं। 1843 में ये बर्लिन से पेरिस चले जाते हैं, जहाँ पर इनकी भेंट एंजल्स से होती है। एंजल्स के साथ मिलकर ये समाजवादी विचारधारा जो होती है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। 2 सालों बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी आन पड़ती हैं कि इन्हें 1845 में फ्रांस छोड़कर ब्रुसेल्स जाना पड़ता है। ब्रुसेल्स जिसे आज हम बेल्जियम कहते हैं। वहाँ ये दोनों मिलकर दुनिया की पहली कम्युनिस्ट लीग की स्थापना करते हैं। 1848 में ये अपनी एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक बुक को लॉन्च करते हैं। उस बुक की वजह से उस समय का जो शासन, वहाँ के जो पूंजीपति लोग थे, वो इतने ज़्यादा भड़क जाते हैं कि इन्हें ब्रुसेल्स छोड़कर भी भागना पड़ता है। ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम को छोड़कर ये इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में जाके ये यूरोप में जो एक औद्योगिक क्रांति आ रखी थी ना, उसका असली एक सत्य जानते हैं कि कैसे वहाँ पर कितनी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, कितने सारे इंजन, ट्रेन इंजन वगैरह बन रहे हैं और कोयले की खाने और लोहे के उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। और उसी समय इंग्लैंड में रहते हुए कार्ल मार्क्स ने देखा कि मजदूर जो हैं, गरीब जो हैं, उनकी क्या हालत हुई पड़ी और पूंजीपति कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये एक दास कैपिटल नामक ग्रंथ निकालते हैं जो 1867 में पब्लिश होती है और इसका लास्ट वॉल्यूम इनके मरने के बाद 1883 में पब्लिश होता है, जो इनके फ्रेंड एंजल्स करते हैं। अगर हिंदी में बात की जाए तो कहीं कहीं पे उन्हें एंगल्स भी कहा गया, कहीं कहीं पे उन्हें एंजल्स भी कहा गया, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही स्पेलिंग है। इस किताब में जो दास कैपिटल थी, इसमें इन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में बात की कि कैसे अमीर लोग हैं जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं जो उनके अधीन काम करते हैं। समाज में व्याप्त जो असमानता है उसे उजागर किया। और सबसे जरूरी चीज जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा हिट मिली उस समय के समाज में, कि पूंजीपति व्यवस्था की इन्होंने काफी ज्यादा आलोचना की। इनका कहना था कि विश्व में जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं ना, जो आज हम पर अधिकार करके बैठे हुए हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब ये सारे मजदूर इकट्ठे होंगे और इन पूंजीपतियों को, इन शासकों को उखाड़ फेंकेंगे और इनकी जगह खुद शासन करने लग जाएंगे। और जिसमें वो एक समाज ऐसा होगा जिसमें सभी को बराबर के अधिकार होंगे, कोई भी ऊंच नीच नहीं होगा, सभी एक समान होंगे। यानी कि मजदूरों की स्थिति को ठीक करने के लिए इन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स हीगल से काफी ज्यादा प्रभावित था। हीगल की विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित हो रखा था। उसका जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है उसी से इसने अपना द्वंद्वात्मक सिद्धांत पेश किया, लेकिन इन दोनों के द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो है वो काफी ज्यादा ऑपोजिट थे। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो ना शुद्ध भौतिकवाद पर आधारित था, यानी कि आप कह सकते हो मटेरियलिस्टिक। तो मटेरियलिस्टिक था, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी कंडीशन किस पे डिपेंड करती है कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या विधि है हमारी उसको प्रोड्यूस करने की, और हमारी आर्थिक संबंध स्थिति क्या है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो इन पर निर्धारित होती है हमारी एक सोसाइटी की कंडीशन। ऐसा क्यों कह रहे हैं कार्ल मार्क्स? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले के समय में जब खेती बाड़ी होती थी तो हम एक ही तरीके से करते थे, लेकिन अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। इंग्लैंड की वजह से इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फ्रांस की वजह से जो क्रांति आई है, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, समाज अब बदल रहा है पूरी तरह से। यहाँ पे उत्पादन का जो तरीका है ना, अब वो कई साधन बन गए हैं जिसके उसकी विकास हो गया है उनका, जिसकी वजह से समाज में एक तो वो साधन का उपयोग करने वाले जो मतलब बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो जिन्होंने आगे मजदूरों को रखा हुआ है, और मजदूर क्या कर रहे हैं, उनके माध्यम से सामान बना के मालिक को दोबारा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, समाज में 2 तरह के वर्ग उभर कर सामने आ रहे हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शोषक कौन है? जो एक्सप्लॉइट कर रहा है गरीबों को, गरीबों से उनकी रोटी छीन रहा है, उनको कम पैसे देके, कम वेतन देके, उनसे ज़्यादा काम करवा के उनसे पैसे जो है अपनी जेब में डाल रहा है। और दूसरी तरफ शोषित वर्ग, जिनको कम पैसा मिल रहा है, अपनी सारी खून पसीने की कमाई, मतलब सारी मेहनत लगा रहे हैं और उसके बदले में भी उन्हें थोड़ा सा ही पैसा मिल रहा है। ये चीज़ कार्ल मार्क्स ने कब कही? जब वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ पे पूंजीपतियों के द्वारा करी जाने वाली बुराइयों को देखा और उस राजा भी उस पर कुछ नियंत्रण नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा जो उनके द्वारा जो मजदूरों की दशा है वो काफ़ी ज़्यादा शोचनीय हो गई थी। तो उसको देख के इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स इतिहास को 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कैसे? कि पहला तो बताता है कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था आई, उसके बाद वो दास व्यवस्था आ गई, लोगों ने दास बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद सामंतवादी व्यवस्था आ गई, वो जो दास है उन्होंने इतना पैसा कमा के अपने मालिकों को दिया कि वो सामंत बन गए हैं, है ना। उसके बाद पूंजीपति व्यवस्था आ चुकी है अब, कि वो जो सामंत है वो इतने अमीर हो गए कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ फैक्ट्रीज खोल ली और अपने अधीन
मजदूर रख लिए। दो प्रकार के मजदूर हैं, एक तो गुलाम है और दूसरी तरफ जो शहरों में आ रहे हैं काम करने के लिए। लेकिन इसी के बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं जो है ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। इसके बाद ये समाज फिर से उठ खड़ा होगा और समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आएगी, जिसमें सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, कोई भी गरीब नहीं होगा। और इसके बाद साम्यवादी व्यवस्था आएगी। ये जो कार्ल मार्क्स का भौतिकवादी इतिहास है ना, इसका आधार ज़्यादातर इतिहासकारों ने माना है कि शायद रोमन साम्राज्य रहा होगा, क्योंकि जैसी ये दास व्यवस्था की बात कर रहा है ना, दास प्रथा की बात, वैसी रोमन साम्राज्य में रही थी। लेकिन दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स कहते हैं नहीं नहीं, मैंने तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से कहा है कि भारतीय इतिहास को आधार बनाकर इन्होंने ये कल्पना बना ली है कि दास प्रथा किस प्रकार से होती है और समाज शुरू से लेकर एंड तक कैसा रहेगा। तो बात कर लेते हैं अब इनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या था इनका? सोसाइटी और हिस्ट्री पर बेस्ड था। हिस्ट्री से उन्होंने रिसर्च की हुई थी और सोसाइटी के ऊपर इन्होंने कहा हुआ था। वर्ग संघर्ष यानी कि दो तरह के वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी है किसी दिन। क्यों, कैसे? क्योंकि पूंजीपति जो है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं और श्रमिक वर्ग किसी दिन इस शोषण से परेशान हो गया तो पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा और वहां पे खुद राज करने बैठ जाएगा, जिससे बाकी के श्रमिक लोग जो हैं उन्हें समान अवसर मिलेंगे, उनकी स्थिति जो है वो अच्छी होगी। और इन सभी चीज़ों के लिए ना ये केवल पूंजीपतियों को ही दोषी नहीं मानते कार्ल मार्क्स। ये कहते हैं कि राज्य भी बराबर का दोषी है। कैसे? क्योंकि उन्होंने मूल्यों का निर्धारण नहीं किया कि इतना आपको वेतन देना पड़ेगा, इतनी ही वस्तुओं का मूल्य होगा और इतने ही समय तक आपको काम करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के लिए ये राज्य को दोषी मानते हैं। सो बेसिकली कार्ल मार्क्स एक इतिहासकार, हिस्टोरियन ना होके इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। अगर कार्ल मार्क्स के इतिहास दर्शन की बात कर ली जाए तो इतिहास दर्शन में आप ये लिखोगे कि कार्ल मार्क्स एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। वो हमेशा समाज को देखता था, समाज में व्याप्त जो धर्म है उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी इन्होंने की थी, उसका सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले पेश किया और यही इकलौते ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई है ना, इन सभी का कारण आर्थिक कारणों को माना। इन्होंने आज तक जितने भी इतिहास में घटनाएं हुई है ना, जब उनका इतिहास बताने का प्रयास किया ना, तो उसमें इन्होंने यही चीज बताई कि सभी में वर्ग संघर्ष ही हुआ है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ लड़ रहा है, यही घटनाएं हैं और कुछ नहीं है। फ्रांस की क्रांति ले लो या फिर कोई और अन्य क्रांतियां जितनी भी यूरोप की थी, वो सभी का इतिहास जो है इन्होंने वर्ग संघर्ष पर ही बताया है। मानव इतिहास को ये 4 हिस्सों में वर्गीकृत करते हैं, जिसे ये प्रागैतिहासिक कहते हैं। चार हिस्से कौन से हैं? पहला है एशियाई, दूसरा है प्राचीन, तीसरा है सामंतशाही और चौथा है पूंजीवादी। सबसे पहले वाले में क्या करते थे? एक सामूहिक संपत्ति होती थी, सभी लोग मिलके खेती करते थे, मिलके उद्योग चलाते थे, छोटे मोटे जो होते थे। तो ये क्या है? एक तरह का सामंतवाद था ये भी, है ना, कि सभी लोग बराबर के हैं, सभी लोग बराबर काम कर रहे हैं तो बराबर उनको मिल भी रहा है। लेकिन इसके बाद क्या आती है? दास प्रथाएं आनी शुरू हो जाती हैं। लोगों ने दास रखने शुरू कर दिए, तो जिसकी वजह से जो स्वतंत्र किसान होते थे वे अब गरीब होने लग पड़े। तो उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के वो भी अब जीवन निर्वाह के लिए किसी के यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने भी। तो अब क्या होता है कि समाज में दासों की संख्या बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक कथन बताया जाता है कि एथेंस में 90,000 लोग रहते थे। 90,000 केवल मालिक रहते थे, स्वतंत्र नागरिक, और उनके अधीन 3,65,000 से भी ज़्यादा दास रहते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती है। अब इतने सारे किसानों को पालने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, लेकिन वो अब खत्म होने लग पड़ा। इसकी वजह से निर्धनता बढ़ने लग पड़ी और दास किसान जो थे उन्हें मुक्त करना पड़ा। इसके बाद सामंतशाही युग आ जाता है, जिसमें कि छोटे छोटे उद्योग खुलने शुरू हो जाते हैं और फिर से छोटी छोटी श्रेणियों में लोग विभाजित हो जाते हैं, नगरों में रहने लग पड़ते हैं, पूंजी का निर्माण होने लग पड़ता है। 14वीं सदी तक आते आते ये समाप्त हो जाता है। वैसे 15वीं शताब्दी में क्या होता है? भौगोलिक खोजें होनी शुरू हो जाती हैं, लोग दुनिया भर में जाते हैं, पूंजीवाद का एक जन्म होता है। इस पूंजीवाद के कारण आगे छोटे छोटे किसान, कर्मचारी, उद्योग जो होते थे वो सारे के सारे इन्हीं के अधीन आ जाते थे, सब गुलाम बनने लग पड़ते हैं। इसके बाद साम्राज्यवाद आ जाता है। तो धीरे धीरे जो लोगों की स्थिति है, आम जनता की स्थिति है, वो खराब होने लग जाती है। तो यही पूंजीवाद है जिसकी वजह से ये जो वर्ग संघर्ष है इसका सिद्धांत पेश हुआ है और यही उसका इतिहास दर्शन है जो कार्ल मार्क्स पेश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये है एनाल दृष्टिकोण। तो इतिहास लेखन का एनाल दृष्टिकोण क्या है? इसे एनाल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्चुअल में कोई स्कूल नहीं था, ये एक विचारधारा थी जो कि न्यूज़पेपर के जरिए लोगों में फैली थी। तो ठीक है, एक फ्रेंच पत्रिका एनाल दी हिस्टोयर इकोनॉमी के सोशियल नामक पत्रिका की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत मार्क ब्लाक द्वारा की जाती है, वो भी 1929 में। बाद में आगे चलकर इस न्यूज़पेपर का नाम बदल दिया गया था, लेकिन एनाल जो है ये वैसा का वैसा ही रहता है। आगे चलकर इसको फॉलो करने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन लोगों को स्कूल कह दिया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था। ये लोग क्या करते थे, इन्होंने सिर्फ इतिहास शोध की जो विधि है ना उस पर बल दिया था कि हमें रिसर्च जो है
किस प्रकार से करना चाहिए। पहले तो ये लोग कहते थे कि हमें सिद्धांत जो थ्योरीज होती है ना उन पे फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में इन्होंने थ्योरीज पर ही फोकस किया। इस विचारधारा को मानने वालों ने क्या किया, सामाजिक इतिहास पर जोर दिया। सामाजिक इतिहास पर क्या क्या आता है, अर्थशास्त्र आता है, इतिहास आता है, इसमें समाजशास्त्र आता है, विज्ञान शास्त्र आता है, सॉरी मनोविज्ञान, भूगोल आता है, भाषा विज्ञान हो गया, कला और सबसे ज़्यादा साहित्य। तो इन सभी चीज़ों पर इन्होंने फोकस करना शुरू किया। ये जो एनल हिस्ट्री वाले थे ना, जिससे संपूर्ण इतिहास के नाम से भी जाना जाता है, इनका फ़ायदा ये हुआ कि पहले ना केवल राजनीतिक इतिहास ही लिखा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, राजनीतिक घटनाओं से हटकर इतिहासकारों ने अब सामाजिक और आर्थिक घटनाओं पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। एनाल स्कूल के कुछ इतिहासकारों की बात कर लेते हैं अब हम। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है लुइया फेब्रे का, जिन्हें ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1905 में एक बुक लिखी, द रीजंस ऑफ फ्रांस, जिसमें फ्रांस कोर्ट के बारे में बात की थी। हालांकि इसका नाम ही ऐसा है, लेकिन ये एक्चुअल में भूगोल के ऊपर बुक थी। देखो, राजा महाराजाओं से हटकर पहली बुक थी उस समय की जो भूगोल पर लिखी गई थी। ये किसी एक कारण की व्याख्या करने में विश्वास नहीं रखते थे। ये कहते थे कि कारणों के भी अनेक कारण होते हैं, या मतलब कोई एक घटना है ना तो कई कारणों से हो रखी है इतिहास में, तो इसलिए इन्हें इतिहास में जाना जाता है। ये केवल तथ्यों की बात नहीं करते थे, ये कारणों की गहराई में जाते थे, उसकी जांच पड़ताल करते थे और उसके बाद ही उस पर विश्वास करते। तो बेसिकली अपने शोध कार्यों के लिए जाने जाते थे। इनके बाद आते हैं मार्क ब्लाक। ये भी फ्रांस के रहने वाले एक इतिहासकार थे। इनके फादर जो थे वो एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उनकी भूगोल और इतिहास में काफी अच्छी पकड़ थी और बच्चे को भी उन्होंने उसी में लगा रखा। 1919 में यूनिवर्सिटी में टीचर भी लग गए थे और इन्होंने मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, मानचित्र कला, पुरातत्व जैसे विषयों पर काफी ज्यादा गहन चिंतन किया। उनका इतिहास लेखन जो था ना, ये तुलनात्मक विधि पर आधारित। मार्क ब्लाक का विश्वास था कि दो देशों के बीच की जो तुलना है ना, अगर हम वो करेंगे ना, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो उससे हमें अच्छे परिणाम निकलकर सामने आएंगे। इस तरह के अध्ययन से समानता और असमानताओं को जानने में आसानी होती है और इस तरह के इतिहास लेखन में काफी ज्यादा समस्याएं जो उत्पन्न होती थी पहले, अब वो समस्याएं उत्पन्न नहीं हो सकती। इन्होंने अपने इतिहास लेखन में सामंतों के सिवाय किसानों पर ज्यादा फोकस किया। यही तो है एनाल स्कूल क्या है कि भैया राजा महाराजाओं से हटकर आम जनता के ऊपर इतिहास लिखना है। तो इन्होंने क्या किया, सामंतों, राजा और सामंत जो थे, इनकी उपेक्षा की और इनकी जगह पर किसानों का इतिहास लिखना आरंभ किया। और ये पहले इतिहासकार थे जिन्होंने राजाओं की उपेक्षा की और किसानों को अपने अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। इनका कहना था कि पहले के इतिहासकारों ने जो तथ्य है उनका सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आपको ये करना चाहिए कि जैसा घटित हुआ था उसी प्रकार से आपको रचना चाहिए। इसी तरह के विचारों के कारण 1944 में अनाल मत के जितने भी इतिहासकार थे, इन सभी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आते हैं फेना ब्रादेल, जो 1902 में पैदा हुए थे। ये काफी ज्यादा फेमस विचारधारक इसलिए हैं क्योंकि ये प्रोफेसर थे। ये फिलिप के शासन काल में स्पेन में गए हुए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय ये वर्ल्ड वॉर अपनी कंट्री को सर्व करने चले जाते हैं और जर्मन इन्हें बंदी बना लेते हैं। तो वहां पे 4 साल लगातार ये जेल में रहते हैं। 4 साल नहीं, 5 साल। और जेल में बैठकर ये फिलिप द्वितीय के ऊपर एक किताब लिखते हैं, द मेडिटेराने एंड द मेडिटेराने वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप सेकंड, जिसे फिलिप द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनकी बुक का नाम था जो 1949 में ये प्रकाशित करते हैं। इसे इन्होंने 3 भागों में पब्लिश किया था और ये 20वीं शताब्दी की एक महान रचना मानी जाती है, इसीलिए इनका नाम फेना ब्रादेल जो है ये फेमस हुआ। तो अब तक हमने ये जो तीनों इतिहासकार पढ़े ना, इन सभी तीनों इतिहासकारों की जो विचारधारा थी, यानी कि आप पूरे आधुनिक इतिहास लेखन में ये जो एनाल स्कूल है ना, इसकी पूरी विचारधारा फ्रांस पर ही केंद्रित। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको एक और चैप्टर है, वो है दलित उपागम, वो भी आपको पढ़ना है। इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले से ही अपलोडेड है, इसलिए आप जाके देख सकते हो। अगर आपको सिलेबस का और क्लासेस का नहीं पता चलता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी क्लास टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन। पॉजिटिविज्म कॉम्टे की थ्योरी थी, स्पिरिचुअलिज्म हीगल की, आइडियलिज्म कॉकर की और मटेरियलिज्म किसकी थी। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। इस पूरी की पूरी बुक में हमने सिर्फ हिस्टोरियंस को ही पढ़ना है, बस अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।